पीएम मोदी ने वर्चुअली कई स्थानों पर किया हवाई अड्डों का उद्घाटन। विभिन्न विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। कहा, देश के लिए विकास का नया अध्याय लिख रहे हैं आजमगढ़। आजमगढ़ समेत यूपी को बड़ी सौगात। कई स्थानों पर हवाई अड्डों के लोकार्पण शिलान्यास। सीएम योगी का संबोधन में कहा, डबल इंजन सरकार आजमगढ़ की कला को पहचान दी। कोलकाता में टीएमसी की विशाल रैली। 42 सीटों पर उतारे अपने उम्मीदवार। हरियाणा पंजाब में किसानों ने 55 जगहों पर रोकी ट्रेनें। दरी बिछाकर बैठे किसान। यात्रियों से बहस। 100 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित होने के आसार। राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल। टूरिस्ट फंसे। वैट घटाने की मांग। सरकार को रोज 35 करोड़ रुपए का नुकसान। पेट्रोल के लिए हरियाणा यूपी जा रहे लोग। संदेश खाली मामले में आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख को लगा झटका। बशीरहाट कोर्ट ने शेख को भेजा 4 दिन की सीबीआई हिरासत में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वर्चुअल माध्यम से कई स्थानों पर हवाई अड्डों का उद्घाटन किया और विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज केवल आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ यहां से हो रहा है। जिस आजमगढ़ को देश के पिछड़े इलाकों में गिनते थे, आज वही देश के लिए विकास का नया अध्याय लिख रहा है। आज आजमगढ़ से कई राज्यों में करीब 34,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। चकेरी और शामली पानीपत समेत कई हाईवेज का लोकार्पण शिलान्यास भी अभी मैंने किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 5,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का लोकार्पण हुआ है। ये बढ़ती हुई कनेक्टिविटी पूर्वांचल के किसानों के लिए, यहां के नौजवान और उद्यमियों के लिए एक सुनहरा भविष्य लिखने जा रही है। साथियों, हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले। आज पहले की तुलना में कई गुना बढ़ी हुई एमएसपी दी जा रही है। गन्ना किसानों के लिए भी इस साल लाभकारी मूल्य में 8% की वृद्धि की गई है। अब गन्ने का लाभकारी मूल्य 315 रुपये से बढ़कर 340 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। आजमगढ़ तो गन्ना बेल्ट में गिना जाता है। आप लोगों को याद है ना कि कैसे इसी उत्तर प्रदेश में जो सरकार चलाते थे ना, वो गन्ना किसानों को कैसे तरसाते थे, कैसे रुलाते थे। उनका पैसा ही तरसा कर दिया जाता था और कभी कभी तो मिलता भी नहीं था। ये भाजपा की सरकार है जिसने गन्ना किसानों का हजारों करोड़ का बकाया खत्म कराया है। आज गन्ना किसानों को सही समय पर गन्ने का मूल्य मिल रहा है। गन्ना किसानों की मदद के लिए सरकार ने और भी नए क्षेत्रों पर बल दिया है। पेट्रोल में मिलाने के लिए गन्ने से इथेनॉल बनाया जा रहा है। खेत में जो पराली है उससे बायोगैस बन रही है। इसी यूपी ने चीनी मिलों को कोड़ियों के दाम बिकते और बंद होते देखा है। अब चीनी मिलें भी शुरू हो रही हैं और गन्ना किसानों का भाग्य भी बदल रहा है। केंद्र सरकार जो पीएम किसान सम्मान निधि दे रही है, उसका लाभ भी यहां के किसानों को मिला है। अकेले आजमगढ़ के ही करीब 8 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के
2,000 करोड़ रुपए मिले हैं। साथियों, इतने बड़े स्तर पर विकास की इतनी तेज रफ्तार तभी मुमकिन होती है जब सरकार सही नियत और ईमानदारी से काम करती है। भ्रष्टाचार में डूबी परिवारवादी सरकारों में इतने बड़े पैमाने पर विकास कार्य असंभव था। और अब बात करेंगे किसानों का रेल रोको आंदोलन। हरियाणा से खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा पंजाब में किसानों का आंदोलन। किसानों ने 55 जगह पर ट्रेनें रोकी हैं और दरी बिछाकर बैठे किसान पिछले 1 महीने से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज रेल रोको अभियान था किसानों का। दरी बिछाकर किसान बैठे, लगभग 100 से ज़्यादा ट्रेनों को प्रभावित किया है। हरियाणा पंजाब में किसानों का आंदोलन। दरी बिछा बैठे किसान, यात्रियों से बहस। 100 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित होने के आसार। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, किसानों का देश भर में रेल रोको आंदोलन चल रहा है। शाम 4 बजे तक किसान करेंगे रेल रोको आंदोलन। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने लोगों से जुड़ने की अपील की। बड़ी संख्या में रेल रोको आंदोलन का समर्थन की मांग की। आपको बता दें, पिछले 1 महीने से किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार एमएसपी लागू करने की बात कर रहे हैं और उनकी मांग है कि सरकार हमारी मांगों को किसान नेता सरवन सिंह ने लोगों से की शाम 4 बजे तक किसानों करेंगे रेल रोको आंदोलन। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रवेश, लगातार 1 महीने से आंदोलन कर रहे हैं किसान और आज रेल रोको आंदोलन को जिस तरीके से किया गया, सरकार का क्या रुख है? सरकार ने भी लगातार अपील की कि आप ऐसा मत करें, आप कहीं ना कहीं जनता को इससे दिक्कत होगी। और अभी मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहा था तो उन्होंने भी कहा कि हमने जितनी किसानों की आय को बढ़ाने का काम किया, पिछले सरकारों ने उनको लूटने का काम किया। वो कह रहे हैं हमने गन्ना किसानों को इतने ज़्यादा आय दुगनी करने के मौके दिए हैं, हमने उनको आगे बढ़ाया। उसके बाद भी ये किसान एक तरफ आंदोलन कर रहे हैं और रेल रोको आंदोलन था उनका। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि एमएसपी का जो मुद्दा है कहीं ना कहीं सरकार और किसानों के बीच में केस बनता नजर आ रहा है और लगातार किसानों की जो मांग है वो विशेष रूप से जो है एमएसपी को लेकर है। वो चाहते हैं कि 22 फसलें हैं जिन पर एमएसपी लागू करे सरकार, और सरकार की तरफ से पहल की गई। कई केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंचे, खुद कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा वहां पर कई बार मिल चुके हैं, मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन बात करें तो सिर्फ सरकार की तरफ से 5 फसलों पर एमएसपी देने की बात की थी, जिसे सरकार की तरफ से जो पहल की गई थी उसे किसानों ने ठुकरा दिया। उनका कहना है कि हमें 5 फसलों का एमएसपी देकर लॉलीपॉप नहीं चाहिए। सीधे तौर पर उनका कहना है कि हमें 22 फसलों पर एमएसपी चाहिए और यही वजह है कि टकराव की स्थिति लगातार बढ़ती चली जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 13 फरवरी से लगातार किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि इस मांग को पूरा किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि विरोध लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आज की बात करें तो आज जो है रेल रोको आंदोलन का जो है आह्वान किया गया था। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने वीडियो जारी कर साफ तौर पर ये कहा था कि मैं देश की जनता से अपील करता हूं कि वो आज
रेल मार्ग का जो है उपयोग कम करें, हो सके तो ना करें, क्योंकि 12 बजे से 4 बजे तक के बीच में कहीं ना कहीं रेल रोको आंदोलन होगा और उसका असर लोगों पर भी पड़ेगा और वो नहीं चाहते कि लोगों को परेशानी हो। लेकिन सवाल ये है कि रेल रोकने का जो आंदोलन उन्होंने छेड़ा है उसको लेकर 4 घंटे की जो बात की और रेल रोकी जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं परेशानी की बात करें, दिक्कत की बात करें तो लोगों को हो रही है। और फिलहाल किसानों की तरफ से जो है लगभग बताया जा रहा है कि 30 से ज्यादा ट्रेनें रोकने की कोशिश भी की गई है। जी प्रवेश, अगर बात की है सरकार के रुख की, उनका क्या रुख है? क्या कोई प्रतिनिधिमंडल फिर से इनसे बात करने वाला है? क्योंकि 5 से 6 राउंड की जो बातचीत हुई उस दौर की, वो कहीं ना कहीं कोई रिजल्ट नहीं निकाल पाई। क्या फिर से बातचीत होने के आसार नजर आ रहे हैं? देखिए, सीधे तौर पर मैं आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से जो रुख है वो 5 या 4 वार्ता कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन उसमें किसी प्रकार से जो है हल नहीं निकला। और आगे की बात करें तो सरकार की तरफ से या सरकार का पक्ष जो है इस समय किसी भी प्रकार की कोई बातचीत करने के फिलहाल मूड में नहीं दिखाई दे रहा है। और किसानों का आंदोलन आज केवल मैं बात करूं रेल रोको आंदोलन तक सीमित नहीं है, वो अभी नई दिल्ली के रामलीला मैदान तक पहुंचेगा। 16 मार्च को नई दिल्ली रामलीला मैदान पर किसान एकत्रित होंगे और उसके बाद देशव्यापी जो ये आंदोलन है उसकी होने की बात कही है। लेकिन सरकार की जो वार्ता हुई है, सरकार ने अपना पक्ष रख दिया और सरकार इससे ज्यादा किसी भी बात को मानने और सुनने के लिए तैयार नहीं। और इसी बीच राजस्थान से हमारे संवाददाता विनोद जुड़ चुके हैं। विनोद, राजस्थान में क्या रहा रेल रोको अभियान की, अगर हम बात की जाए किसानों की? और आप शायद मुझे लगता है स्टेशन पर ही मौजूद हैं। जी, अभी ये जो राजस्थान के अंदर रेल रोको जो किसानों का आंदोलन है वो ज्यादातर यहाँ कोई खास दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि गंगानगर जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे इस तरह का भी कोई माहौल नहीं है। लेकिन जो एक 14,602 नंबर जो बठिंडा जो रेल मार्ग था वो उसको जो रेल आने वाली थी उसको एक बार के लिए रोक दिया गया है, क्योंकि बठिंडा के अंदर जो किसान है वो डटे हुए हैं। इसी वजह से एक बठिंडा से जो गाड़ी आने वाली थी उसको एक को रोका गया है। लेकिन किसानों का यहाँ कोई ज्यादा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि किसान अभी तक रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंचे हैं। क्योंकि किसान जो रेलवे स्टेशन पर जिस तरह की वो पुख्ता इंतजाम किए गए थे वो बिल्कुल सही और सुचारू रूप से चल रहा है। यहाँ किसानों का आंदोलन श्री गंगानगर में अभी तक किसी भी प्रकार से देखने को नहीं मिला है। जी बिल्कुल। अगर बात करें राजस्थान में, वहाँ के किसानों का क्या रुख है? किसान वहाँ के क्या चाह रहे हैं? क्या वो इस आंदोलन में अभी, क्योंकि 16 तारीख को जैसे बताया प्रवेश ने, हमारे सहयोगी ने, कि देशव्यापी आंदोलन होगा दिल्ली के रामलीला मैदान की ओर वो लोग बढ़ेंगे किसान, तो क्या राजस्थान के किसान भी उस आंदोलन में शामिल होंगे? विनोद, बिल्कुल बिल्कुल, राजस्थान के जो किसान हैं वो आंदोलन के अंदर कुछ लोग हैं वो शामिल है, क्योंकि ये जो मरुधर प्रदेश है यहाँ श्री कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ सबसे ज्यादा जो किसान है, यहाँ से जो किसान है वो दिल्ली कूच के लिए गए थे और वहां दिल्ली में उन्होंने प्रदर्शन भी किया था और दिल्ली वो डटे हुए हैं। लेकिन श्री गंगानगर जिले की हम अपने बात करें तो गंगानगर जिले में किसानों का आंदोलन यहाँ कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिला। लेकिन यहाँ जो किसान है वो अपने अपने तहसील स्तर पे है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, वो अभी चल रहा है किसानों का। और किसानों ने डोर टू डोर गाँव में जाके अपील भी की थी कि अपने जो कल रेल रोको जो आंदोलन है आज के लिए, उसके लिए किसानों ने एक दूसरे से संपर्क भी किया था कि वहां जाके अपने कुछ जो मांग है अपनी मांग बनवाने के लिए प्रदर्शन करेंगे। लेकिन ज्यादातर किसान वहां श्री गंगानगर नहीं पहुंचे। जी बिल्कुल। अब देखना होगा कि किसानों का अगला रुख क्या है। कुछ ही देर में ये आंदोलन भी, जो उनका रेल रोको अभियान है, वो समाप्त हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी देखने के लिए हम लोग बात कर रहे थे किसानों का रेल रोको अभियान। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लखनऊ से बता रहे खुर्शीद आलम सलमानी बने प्रदेश अध्यक्ष। पसमानदा मुसलमान समाज के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। वसीम रायनी की सिफारिश पर बनाया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी की घोषणा की है। वसीम रायनी की सिफारिश पर बनाया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने की घोषणा। लखनऊ से खबर, खुर्शीद आलम सलमानी बनाए गए प्रदेश अध्यक्ष। पसमानदा वसीम रायनी की सिफारिश पर बनाया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने की घोषणा। लखनऊ से खबर,
खबर कौशाम्बी से आपको बता रहे हैं, एक युवक ने अवैध असलहे से खुद को मारी गोली। घटना में युवक की मौके पर मौत। दिल्ली में एक प्रोजेक्ट कंपनी में काम करता था, नौकरी होली मनाने शनिवार शाम को आया था अपने गांव। घटना के बाद परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के डेवलापुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। घटना में युवक की मौत। दिल्ली में एक प्रोजेक्ट कंपनी में काम करता था युवक। होली मनाने शनिवार को शाम आया था युवक। पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के डेवड़ापुर गांव की ये घटना है। कौशाम्बी से खबर, एक युवक ने अवैध असलहे से खुद को मारी गोली। घटना में युवक की मौके पर मौत। होली मनाने शनिवार को दिल्ली से कौशाम्बी अपने घर आया था युवक। देखिए, पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना पश्चिम शरीरा क्षेत्र के अंतर्गत गड़रिया का पूरा मजरा डेड़ावल में एक व्यक्ति ने घर के अंदर गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। वहां पर ये देखा गया कि जो मृतक है उसने अपने कमरे को अंदर से बंद करके एक अवैध शस्त्र से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। शव को कब्जे में लेकर उसका पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया गया है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक, लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक तरफ देश की आबादी बढ़ती जा रही है, अधिकांश लोग अपने गांव छोड़कर शहर का रुख कर रहे हैं। उनके लिए सरकारी एजेंसियां अब नहीं के बराबर मकान बना रही हैं। अब रियल एस्टेट सेक्टर पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर के हवाले हो गया है। प्राइवेट बिल्डर की मनमानी की खबरें सामने आती रहती हैं। हालांकि इनकी मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए साल 2016 में ही रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट आ चुका है, लेकिन अभी भी तक फ्लैट या मकान के खरीदारों को बिल्डर्स की मनमानी से मुक्ति नहीं मिली है। गुरुग्राम के सेक्टर 103 गांव दौलताबाद में लैंडमार्क अपार्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बिल्डर संदीप चिल्लर ने 10 साल पहले गांव के लोगों को जमींदारों से जमीन लेकर फ्लैट बनाने का वादा किया था, परंतु ना तो जमींदारों को अभी तक फ्लैट मिले और ना ही अभी तक जमीन के पैसे मिले हैं। और लैंडमार्क अपार्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से जमींदारों पर रजिस्ट्री कराने का दबाव बनाया जा रहा है, परंतु हर महीने किसानों को मेंटेनेंस के नाम पर नोटिस थमा रहे हैं, जिससे आज परेशान होकर गांव के जमींदारों ने बिल्डरों के खिलाफ जमकर हंगामा काटा। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक, लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लघु उद्योग भारती इंदौर महानगर द्वारा आयोजित मालवा उद्यमी सम्मेलन एवं स्टार्टअप कॉन्क्लेव इंदौर स्थित SGSITS में MSME मंत्री श्री चैतन्य कश्यप की उपस्थिति में 2 सत्रों में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं और महिलाएं एवं पुरुष उद्यमियों की उपस्थिति रही। इसी दौरान प्रथम सत्र में प्रथम 4 स्टार्टअप द्वारा मंच से प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसमें उन्हें स्टार्टअप की बारीकियों से जानकारी दी गई। दूसरे सत्र में कार्यक्रम को विधिवत शुभारंभ MSME मंत्री चैतन्य कश्यप एवं MSME विभाग के संचालक रोहित सिंह IS लघु उद्योग भारती प्रदेश अध्यक्ष राजेश मिश्रा द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया गया। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। कांग्रेस के सुरेश पचौरी और आलोक चनोरसिया और कुछ कांग्रेसी नेता ने कांग्रेस पार्टी से
बीजेपी पार्टी में पाला बदल लिया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी में रहकर खटमल और दीमक की तरह कांग्रेस पार्टी का खून चूसने वाले गद्दार नेताओं के भाजपा में जाने से कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने आप को तनाव मुक्त महसूस कर रहा है, जिसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने रसल चौक पर आतिशबाजी कर मिष्ठान वितरण किया और इस खुशी से जाहिर कर दिया कि कांग्रेस की भी पार्टी पीछे नहीं है। चाहे कोई भी किसी भी पार्टी में चला जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी को किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, हमारी विचारधारा पे जो खटमल लदे हुए थे, आज उनकी रवानगी हो गई है। ये वो लोग गए हैं आज भारतीय जनता पार्टी में, जिनको भारतीय जनता पार्टी का जो प्रादेशिक नेतृत्व है वो लॉट नाम से संबोधित करता है। सुबह मैंने कैलाश विजयवर्गीय जी का सुना कि कांग्रेस का एक लॉट आ रहा है। ये वे लॉट है जो कांग्रेस में थे तो पूजते थे, इनको वरिष्ठ नेता बोला जाता था, और भले ही ये सड़क पे नहीं थे, उसके बाद भी वरिष्ठ नेता थे, भारतीय जनता पार्टी में पहुंच के ये लॉट हो गए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दुनिया भर में महिलाओं की उपलब्धियों और योगदान का जश्न मनाने का एक अवसर है। IIST संस्थान समूह को आकार देने में महिला शिक्षकों एवं उद्यमियों के मजबूत योगदान का जश्न मना रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में देव अहिल्या विश्वविद्यालय DAV की कुलपति माननीय डॉक्टर रेणु जैन उपस्थित रही। सम्मानित अतिथि के रूप में इनके साथ इंदौर नगर निगम की आयुक्त श्री हर्षिका सिंह शामिल हुई। सुश्री सिंह के अग्रणी पहल के इंदौर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह कार्यक्रम उत्कृष्ट प्रचारों और उद्यमियों को समाज में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित करेगा। खबर जबलपुर से है, जहां आरोप है कि महिला थाने में महिलाओं की नहीं सुनी जा रही। आरोप है कि पुलिसकर्मी पैसे और रसूखदारों की सुन रहे हैं। महिला उत्पीड़न के मामले में महिला थाने के अधिकारी कार्रवाई से पीछे हटते नजर आ रहे हैं। महिला जगह जगह आवेदन दे रही है, लेकिन महिला के पक्ष में कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। महिला व महिला के परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय महिला थाने और अधरतला थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराने पहुंचे हैं, लेकिन कोई भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई। मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई पिछले 9 तारीख को, पर वहाँ पे आज जब उनकी बैठक हुई तो कोई हमारे साथ कोई बातचीत नहीं हुई। बस उनको बस बैठा के बातचीत किए और हमको कुछ पूछा ही नहीं गया कि हमारे साथ क्या हुआ है, क्यों हो रहा, कुछ हमसे नहीं पूछे। वहाँ पे मारपीट गाली गलौज करते थे मेरे पति, मेरे ससुराल के जो जेठ जेठानी है, ये लोग। अभी मैं गई 18 जनवरी को तो मुझे घर से ही भगा दिए, रहने भी नहीं दिए मुझे। कहाँ पर रहते हैं ये लोग? छत्तीसगढ़, राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ में रहते हैं। जबलपुर में शिवसेना द्वारा लगातार फर्जी हॉस्पिटलों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें जबलपुर का संस्कार धानी हॉस्पिटल, जिसका रजिस्ट्रेशन निरस्त हो चुका है, लेकिन शिवसेना का कहना है कि कुछ राजनीतिक सपोर्ट के कारण संस्कार धानी हॉस्पिटल पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। लगातार शिवसेना द्वारा संबंधित अधिकारियों को जानकारी देने पर भी अधिकारी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि आम जनता को ऐसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट देंगे जिनका खुद का रजिस्ट्रेशन निरस्त हो चुका है। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से विराटनगर और मेड कस्बे सहित विभिन्न स्थानों पर आज फ्लैग मार्च निकाला गया। विराटनगर थाना प्रभारी मनोहर लाल मीणा के नेतृत्व में ग्राम मेड के बस स्टैंड से फ्लैग मार्च प्रारंभ होकर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर निकला। फ्लैग मार्च में पुलिस जवान व BSF के जवानों ने पैदल मार्च किया। खबर सूरतगढ़ से है, जहां भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष शरणपाल सिंह मान के निर्देशानुसार विकसित भारत संकल्प यात्रा का LED रथ गंगानगर से सूरतगढ़ पधारने पर विकसित भारत विधानसभा संयोजक प्रेम प्रकाश सिंह राठौर के नेतृत्व में गणेश मंदिर पर
LED रथ को लगाया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश कालवा ने लोगों से संकल्प पत्र भरवाया। उन्होंने कहा कि पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आम जन से सुझाव ले रही है और आम जन को पार्टी से जोड़ने का काम कर रही है। ठोस कचरा प्रबंधन हेतु जमीन आवंटन व लीज डीड से संबंधित कार्यों को किए जाने का जिलावार सूचीबद्ध ठोस कचरा प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना के कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के लिए NCAP हेतु तकनीकी स्टाफ की कमी का आकलन किया जाए और प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन स्वच्छ शासन विभाग T रविकांत ने प्रदेश की समस्त नगरीय निकायों को निर्देश दिए हैं कि वह स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत समस्त कार्यों को प्राथमिकता के साथ करे व इस कार्य में किसी प्रकार की स्थिरता न बरती जाए और अन्यथा संबंधित अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बीजापुर से खबर आपको बता रहे, डिप्टी सीएम विजय शर्मा पहुंचे बीजापुर। भाजपा नेता कैलाश नाग के परिजनों से मुलाकात की। तिरुपति कटला के परिजनों से की मुलाकात। बीते दिन नक्सली हमले में मारे गए थे बीजेपी नेता। परिजनों से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त की गई। हर संभव मदद का दिया गया भरोसा। प्रभारी मंत्री केदार कश्यप, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव मौजूद। पवन साय, महेश गागड़ा भी रहे मौजूद। भाजपा नेता कैलाश नाग के परिजनों से की गई मुलाकात। बीते दिनों नक्सली हमले में मारे गए थे बीजेपी नेता। परिजनों से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त की। हर संभव मदद का दिलाया गया भरोसा। प्रभारी मंत्री केदार कश्यप, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव मौजूद। पवन साय, महेश गागड़ा भी रहे मौजूद। बीजापुर से खबर, डिप्टी सीएम विजय शर्मा पहुंचे बीजापुर। तिरुपति कटला के परिजनों से भी की मुलाकात। शक्ति जिले में जब से नए पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने पदभार ग्रहण किया है, तब से लेकर शक्ति जिले में हो रहे अपराधियों को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। डबरा थाना प्रभारी के प्रशिक्षु डीएसपी चंद्रहास सिन्हा ने डबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी कोटवारों को थाने में बैठक ली, जिसमें डबरा थाना प्रभारी चंद्रहास सिन्हा ने बताया कि कोटद्वारा थाने में बैठक आहूत कर ली गई है। थाना क्षेत्र में होने वाले अपराधों के रोकथाम व घटित अपराधों के बारे में पुलिस को सूचित करने व थाना क्षेत्र के विभिन्न गाँवों में लोगों को जेवर साफ करने, लोन दिलाने व किसी सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर ठगी करने वालों पर सख्त निगरानी रखने की बात कही गई है। शक्ति जिले में अच्छी पहल करते हुए जिले के पुलिस अधीक्षक के द्वारा इस तरह की योजना चलाकर क्षेत्र में हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है। डबरा थाना प्रभारी के रूप में पदस्थ होने के बाद हमारे पुलिस अधीक्षिका महोदया के निर्देश पर कोटवारों की मीटिंग हुई आज, जिसमें कोटवारों को ये बताया गया कि ग्राउंड लेवल पे सबसे ज़रूरी जो सरकारी सेवक हैं उनके रूप में उनको काम करना है और जो भी ग्रामीण क्षेत्र में घटनाएं होती है या फिर ग्राउंड लेवल पे जिस भी तरह के अपराध घटित होते हैं, है ना, तो उसमें वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में भूमिका निभा सकते हैं। साथ में ग्रामीण स्तर पे चाहे वो जो बेसिक हमारी मुनादी की व्यवस्थाएं हैं या फिर शराब, दारू, गांजा वगैरह में, तो जिस तरीके से भी वो हेल्प कर पाए उसके लिए उनसे बातचीत किया गया और उनको एक मतलब पुलिस के सहयोगी के रूप में हम जितना बेहतर तरीके से एक्टिवेट कर पाए उसके लिए उनको समझाएंगे। लखनऊ एयरपोर्ट टर्मिनल 3 को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एयरपोर्ट के विकास को देखकर बेहद खुशी हो रही है। यह वही लखनऊ है जिसका नेतृत्व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। लखनऊ के भाग उदय हो रहा है। प्रधानमंत्री की डबल इंजन की जो सरकार है उसे लखनऊ ही नहीं पूरे देश का विकास
हो रहा है। हमने आपदाओं को अवसर के रूप में परिवर्तन किया है। एक समय था जब बैंक में केवल अमीर लोग ही जाते थे। प्रधानमंत्री ने बैंक की परिभाषा को बदल दी और सभी गरीबों को जनधन के माध्यम से बैंकों से जुड़ने का काम किया है। इंटरनेट सभी के लिए सुलभ किया। हवाई यात्रा से सभी लोगों को जोड़ने का काम किया। अब गरीब व्यक्ति भी हवाई जहाज से यात्रा कर रहा है। हम इस देश के गरीब व अमीर के बीच की खाई को पाटने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया है। इसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यहां एक कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें कार के परकच्चे उड़ गए। कार में सवार एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनके इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा गोरबादा शुभपुर थाना इलाके के प्रसाद तिराहे पर हुआ है। यहाँ पर एक कार आजमगढ़ से जौनपुर की तरफ जा रही थी। इस दौरान ट्रक जौनपुर के केराकट की तरफ से जा रहा था। दोनों के बीच एक्सीडेंट हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि 3 घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं इस मामले को केराकाट सीओ प्रतिभा वर्मा ने बताया कि ट्रक को कब्जे में लेकर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इस वक्त हम पचैटिया तिराहे पर मौजूद हैं। रात्रि में जो है कार और ट्रक से जोरदार भिड़ंत होती है, जिसमें मौके पे ही 6 लोगों की मौत हो जाती है और बाकी 3 लोगों को ट्रामा सेंटर जो है रेफ़र किया जाता है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के जो है सीओ केराकत हमारे साथ हैं और ये घटना स्थल का मुआयना भी की हैं और इनसे पूरी जानकारी लेते हैं किस प्रकार की इससे घटना हुई है और क्या है पूरा मामला। क्या है मामला? ये टवेरा गाड़ी में करीब 9 लोग जा रहे थे। 9 लोग हैं, जिसमें 1 साल का एक बच्चा भी है। तो रात में 2:30 बजे एक ट्रक से उस गाड़ी की टक्कर हो गई, एक्सीडेंट हुआ, जिसमें कि 6 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। उसमें 4 पुरुष और 2 महिलाएं मौके पर ही मृत हो गए और 1 पुरुष 1 महिला और एक साल का छोटा बच्चा, उनको ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया। उनकी स्थिति थोड़ी गंभीर है। क्या कारण था कि एक्सीडेंट, कुछ कारण पता चल पाए? अभी तक जांच की जा रही है। देखिए, FIR दर्ज कर ली गई है। जो भी मामला निकलेगा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, विधिक कार्रवाई। कहाँ के रहने वाले थे ये लोग जो है पूरी तरह? बिहार सीतामढ़ी के ये लोग थे, आजमगढ़ की तरफ से आ रहे थे। तो इसमें कुछ मुकदमा वगैरह भी पंजीकृत? हाँ, FIR दर्ज हो गई है और आगे जो भी कार्रवाई होगी उसमें जांच में निकल के आएगी, संबंधित कार्रवाई की जाएगी। ये थी सीओ जो है केराकत, जिन्होंने साफ बताया कि एक मामला पूरा जो है देख करके वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन आलोक के साथ अजय, के न्यूज, जौनपुर। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश के निर्देशन में जनपद न्यायालय से तहसील न्यायालयों तक का राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विधिक सेवा प्राधिकरण फर्रुखाबाद के प्रभारी अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश विष्णुचंद वैश्य, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय अशोक कुमार, जिला प्राधिकरण के सचिव ADJ संजय कुमार, पीठासीन अधिकारी संतोष कुमार तिवारी, नोडल अधिकारी ADJ महेंद्र सिंह, ADJ नरेंद्र प्रकाश, विशेष न्यायाधीशों में कृष्ण कुमार, सुश्री शैली राय, सुमित प्रेमी, ADJ अंकित कुमार मित्तल, अपर प्रधान न्यायाधीश सुश्री अंजू कंबोज, ADJ संदीप कुमार तिवारी, CJM घनश्याम शुक्ला, सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रीति माला, अपर मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र कुमार प्रथम व अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन पीयूष भारती आदि द्वारा किया गया। आज इस वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत संपन्न हो रही है और इसमें लगभग 2,39,000 राजस्व न्यायालय के मामले, जिसमें कलेक्ट्रेट के सभी ऑफिसों में चिन्हित किए गए मामले और लगभग 3,500 मामले हमारे दीवानी न्यायालय परिसर में चिन्हित किए गए हैं, जिसमें पारिवारिक न्यायालय, मोटर दुर्घटना से संबंधित मामले, दीवानी प्रकृति के मामले तथा जो छोटे मोटे आपराधिक जो समनीय प्रकृति के मामले हैं उनका सबका निस्तारण होना है। हमारे सभी अधिकारियों ने अच्छा प्रयास किया है। नोडल अधिकारी तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के द्वारा अच्छा प्रयास किया गया है और बैंक से संबंधित मामलों के लिए भी लगातार काफ़ी प्रयास किए गए कि जो NPA के मामले हैं और उसमें सुलह समझौते के आधार पर उनके मामले निस्तारित किए जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो राजस्व न्यायालयों में प्लस जनपद न्यायालय स्तर पे जो
लोक अदालत हो रही है उसमें अधिक से अधिक मामले निस्तारित किए। खबर बलिया से है, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती के अकेले चुनाव लड़ने और कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने पर राहुल गांधी का वायनाड लोकसभा सीट से लिस्ट में नाम होने पर सवाल पर उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका जो कांग्रेस आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा सत्ता में रही और वो कांग्रेस के सबसे सर्वोच्च नेता हैं माननीय सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों उत्तर प्रदेश का मैदान छोड़कर भाग गए हैं, जहाँ पर 80 की 80 सीटें और उत्तर प्रदेश छोड़कर केरल जा रहे हैं। उनकी माताजी राज्यसभा की मेंबर हो गई हैं। राजस्थान से तो ये कांग्रेस पार्टी का कॉन्फिडेंस गायब हो चुका है और मोदी जी के सामने वो टिक नहीं पाएंगे। एकमात्र सीट रायबरेली जो सोनिया जी के नाम थी, अब वो भी भाजपा को मिलेगी। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में शून्य रहेगी। रायबरेली से सोनिया गांधी इस बार चुनाव नहीं लड़ रही हैं। राहुल गांधी डर गए हैं, सोनिया जी डर गई हैं, प्रियंका जी डर गई हैं। पहली सूची जारी हो गई। राहुल गांधी केरल चले गए, सोनिया जी चुनाव लड़ने से इनकार कर दी, राज्यसभा गई और प्रियंका गांधी का कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश से लड़े तो उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भाजपा जीतेगी। कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका है, बताइए, जो कांग्रेस आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा सत्ता में रही है और वो कांग्रेस के सबसे सर्वोच्च नेता माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी दोनों उत्तर प्रदेश के मैदान छोड़ करके भाग गए, जहाँ पर 80 की 80 सीटें हैं। मैंने देश में 10 स्टेटों को मिला करके जितनी सीटें होती हैं उतना केवल उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश छोड़ करके कोई केरल जा रहे हैं। उनकी माताजी राज्यसभा की जो है मेंबर हो रही है राजस्थान से। तो ये कांग्रेस पार्टी का कॉन्फिडेंस गायब हो चुका है और मोदी जी के सामने वो टिक नहीं पाएंगे। मोदी जी की भी लहर देखे हैं, इस बार मोदी जी की सुनामी बहेगी। एकमात्र सीट जो सोनिया जी की रायबरेली थी वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, इसलिए कांग्रेस उत्तर प्रदेश में शून्य। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार मिश्रा ने सूचना विभाग की सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास प्रदर्शनी का फीता काटकर शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को फोटोग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया। भव्य राम मंदिर का सेल्फी पॉइंट बनाया गया और सरकार की उपलब्धियों के साथ धार्मिक स्थलों को भी दर्शाया गया। सीडीओ अरविंद कुमार मिश्रा ने बताया कि डीएड डिग्री कॉलेज के में प्रदर्शनी को लगाया गया है। इस मौके पर एडीएम सुभाष चंद्र प्रजापति, जिला सूचना अधिकारी ओमवीर यादव, राजन मिश्रा मौजूद रहे। हमीरपुर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रेप पीड़ितों के परिजनों से मिलने उनके गांव पहुंचे। यहां उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और आर्थिक मदद के नाम पर 50-50 हज़ार रुपए दिए और आगे भी हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड इलाका बेहद पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ के लोग बेटियां के साथ पलायन करने के लिए मजबूर हैं। उसी का नतीजा है कि ईंट भट्टे के काम करते समय 2 बेटियों के साथ विभत्स वारदात को और डरा धमकाकर उनके पिता को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया गया। सरकार ने आर्थिक मदद के नाम पर इस परिवार को सिर्फ 25-25 हज़ार रुपए की मदद की। नहीं, मकसद एक ही है कि आज बहुत ही दुखद घटना जो पहले हुई घाटमपुर में 2 बच्चियों की निर्मम हत्या की गई, उनको फांसी लटकाया गया और उसके 2 दिन आज 6 तारीख को यहाँ पर राकेश निषाद पिता थे उस बच्ची के, एक बच्ची के, वो उसके ऊपर भी इतना प्रभाव डाला गया, उसके ऊपर इतना दबाव डाला गया कि उस लड़की के बाप ने भी सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर। तो निश्चित तौर से अत्याचार अन्याय होगा, तो जहाँ अत्याचार अन्याय होगा वहाँ कांग्रेस पार्टी, वहाँ कांग्रेस के लोग खड़े रहेंगे पूरी तरह से। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कानपुर में एक पति ने अपनी पत्नी के ऊपर बीच सड़क में धारदार हथियार से हमला कर लहूलुहान कर दिया। जब राहगीरों ने यह मंजर देखा तो उनकी भी रूह कांप गई। दरअसल शनिवार देर रात थाना नवाबगंज क्षेत्र के अमरूद मंडी के पास एक महिला दूध लेने को अपने घर से निकली थी। इसी दौरान उसके पति ने साबड़ से हमला कर दिया और फरार हो गया। वहीं जानकारी के मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंची और महिला को हैलट उपचार भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार युवक का नाम भगुनी है और नवाबगंज क्षेत्र के बनियापुरवा का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पापा ने मारा। कहाँ रहते हैं आप? किसने मारा है आपकी मम्मी को? पापा ने मारा। मशहूर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी केडी सिंह बाबू की हवेली की नीलामी पर अदालत में रोक लगा दी गई है। अदालत ने डीएम को हवेली अपनी कस्टडी में लेकर रिसीवर नियुक्त करने का आदेश दिया है, जिसके बाद अब इस कोठी को राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप देने की कवायद को बल मिला है, जिसमें केडी सिंह बाबू की स्मृतियां संजोई जाएंगी। इसमें केडी सिंह बाबू की प्रतिमा के साथ साथ एक फोटो गैलरी का निर्माण होगा। इसके लिए हवेली के 17 पक्षकारों ने अपनी सहमति दे दी है। ये हम लोग बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। बाबू केडी सिंह बाबू बाराबंकी के एक शान थे, हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। और ये जब से हम लोग ने सुना कि ये नीलाम होने जा रही है, बहुत मायूसी थी कि एक बाराबंकी की धरोहर जो है नीलाम होने जा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री के प्रयास से जो ये संग्रहालय के लिए सुन रहे हैं, अगर ये बनता है तो हम लोगों में एक खुशी की लहर होगी। बाराबंकी वालों को फिर से बाबू केडी सिंह की यादें जो है हम लोगों के बीच हमेशा अमर रहेंगी। देखिए, वर्तमान में केडी सिंह बाबू की जो कोठी है बाराबंकी में, उसके संबंध में सिविल न्यायालय में एक बात चल रहा है, जिसमें उनके परिवारजन जितने भी हैं उनके मध्य में एक पार्टीशन सूट चल रहा है। जो पिटिशनर्स थे उनके एप्लीकेशन पे परसों माननीय न्यायालय द्वारा इसमें ऑक्शन के जो प्रोसीडिंग्स थे उसको स्टे किया गया है। आगे कोर्ट के जैसे भी निर्देश होंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के तत्वाधान में रविवार को 25 विकलांग महिलाओं का सम्मान किया गया, जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने माला पहनाकर व प्रशस्ति पत्र देकर उनका सम्मान और हौसला अफजाई की। दरअसल बीते 2 दिन पहले राष्ट्रपति महिला दिवस था, जिसको लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने बताया कि महिलाओं का सम्मान सर्वप्रथम होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं ही जीवन के कार्यों को आगे बढ़ाने के साथ साथ हर पहलू पर मोड़ पर एक बहू, एक बेटी, एक माँ आदि के रूप में कल्याण करती है। दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 25 महिलाओं को, दिव्यांग जो महिलाएं उनको आज सम्मान किया है, उनको हम तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और इतनी खुशी जाहिर होती है कि आप क्या बताएं कि दिव्यांगों बहनों का आज अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस है। 365 दिन में विकलांग महिलाओं को होना चाहिए। एक ही दिन में महिला दिवस मना लिया गया, सम्मान हो गया। 365 दिन में विकलांग लेडीज हो या जेंट्स हो, लेडीज महिला हो या विकलांग महिला, उसको रोज सम्मान मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही दिन सम्मान। देखिए, महिला दिवस है और महिला दिवस में हम लोगों ने दिव्यांग बहनों का सम्मान किया है। वो दिव्यांग बहनें हैं जो समाज के लिए लड़ रही हैं, वो दिव्यांग बहनें हैं जो समाज को जागरूक कर रही हैं। दिव्यांगता उनके आड़े नहीं आ रही है, तो ऐसी दिव्यांग बहनों को हम लोगों ने चयन किया जो समाज में बराबर अपनी भागीदारी दे रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं, लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ दे रही हैं। तो ये सम्मान समारोह उनके लिए है। चित्रकूट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश विकास कुमार की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 40,000 से अधिक मुकदमों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया गया। इस दौरान 8 परिवारों का विवाद समाप्त कराया गया। इसके अलावा राजकीय संप्रेषण गृह बाल अपचारियों द्वारा बनाए गए आकर्षक खिलौनों की प्रदर्शनी लगाई गई। जनपद न्यायाधीश ने बताया कि बाल अपचारियों के मानसिक व शारीरिक विकास के उद्देश्य से प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाया जाता है। विश्व बैंक से आई सेक्टर है और 6 बच्चे परसों गए थे अयोध्या। तो अयोध्या गए राम जी के दर्शन करने, तो जो
बनाएं और मार्केट में सेल करें। एक तरफ देश की आबादी बढ़ती जा रही है, अधिकांश लोग अब गांव छोड़कर शहर का रुख कर रहे हैं। उनके लिए सरकारी एजेंसियां अब नहीं के बराबर मकान बना रही हैं। अब रियल एस्टेट सेक्टर पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर के हवाले हो गया है। प्राइवेट बिल्डर की मनमानी की खबरें सामने आती रहती। हालांकि इनकी मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए साल 2016 में रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट आ चुका है, लेकिन अभी भी तक फ्लैट या मकान के खरीदारों को बिल्डर्स की मनमानी से मुक्ति नहीं मिली है। गुरुग्राम के सेक्टर 103 गांव दौलतबाद में लैंडमार्क अपार्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बिल्डर संदीप चिल्लर ने 10 साल पहले गांव के लोगों को जमींदारों से ज़मीन लेकर फ्लैट बनाने का वायदा किया था, परंतु ना तो ज़मींदारों को अभी तक फ्लैट मिले और ना ही अब तक ज़मीन के पैसे मिले हैं। और लैंडमार्क अपार्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से जमींदारों को रजिस्ट्री कराने का दबाव बना जा रहा है, परंतु हर महीने किसान को मेंटेनेंस को नाम पर नोटिस थमा दिया जा रहा है, जिससे आज परेशान होकर गांव के जमींदारों ने बिल्डर के खिलाफ जमकर बवाल किया। फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।